हमारा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुची और मेरे साथ इस प्रोग्राम का साथ दे रहे हैं 10 बजे तक हमारे सीनियर साथी सनम एजाज। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, जहां हम करेंसी की बात करेंगे कि कौन सी करेंसी ऐसी हैं जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। शायद आपको पता होगा कि जो करेंसी हैं किस हवाले से, कहाँ कौन सी करेंसी कितना ज़्यादा वैल्यू, किस करेंसी कहाँ, वो इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे डिटेल के साथ। और उसके साथ साथ ही डॉलर का क्या वैल्यू है वो भी हम आपको बताएंगे। 10वें नंबर पर डॉलर क्यों है। हमारे साथ आप बने रहेंगे तो हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर गैस पाइपलाइन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि उसके हवाले से बिडिंग शुरू हुई है, बोली का अमल शुरू हुआ है, वो भी हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम किस तरह का है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी कुछ ट्रेनें और परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं गहरे धुंध और कोहरे की वजह से। उसके साथ साथ ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कुछ जो परवाजें हैं वो ताखीर का शिकार हुई हैं। और उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ट्रेनें भी उनके औकात उनकी तब्दीली हुई है, टाइमिंग में तब्दीली हुई है। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड उनमें आहिस्ता आहिस्ता जो हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में अब इंतजामी की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि जम्मू के हर अजला में साइबर सेल का क़याम अमल में लाया जाएगा। उस सिलसिले में बात करेंगे और दीगर कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 20 जनवरी है। 20 जनवरी को मुल्क की आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है बताएंगे सनम एजाज। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सनम एजाज, मेरे साथ गौहर कुछे और आप देख रहे हैं सलाम जी के। और मेरे साथी गौहर कुछे ने बताया कि तारीख पे नज़र डाली जाएगी। तो तारीख पे नज़र डालते हैं तो तारीख में सबसे पहले अगर बताया जाए तो अभी मेरे साथी ने बताया कि हम माजी में जो कुछ भी हुआ वो आज सुनाते हैं, लेकिन जब कल आने वाला वक्त होगा और जब तब तारीख को याद किया जाएगा तो एक बात ज़रूर लिखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन जो पहली बार डाली गई तो वो खुशखबरी गौहर कुछे और सनम एजाज ने, ये तारीख में ज़रूर लिखा जाएगा। तो ये खुशखबरी हम आपको देंगे आज के प्रोग्राम में कि जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन पे काम शुरू होने जा रहा है और इसके हवाले से वो जितनी भी बोली वगैरह जो बिल्डिंग वगैरह है वो शुरू हो चुके। लेकिन माजी में क्या हुआ वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने पर्ल हार्बर का नाम जरूर सुना होगा। तो अमेरिकी सेनेट ने पर्ल हार्बर को बाज़ाब्ता तौर पर बहरी अड्डा बनाने की मंजूरी 1887 में दी थी और आलमगीर जंग में पर्ल हार्बर बड़ा सुर्खियों में रहा था। लेकिन इसकी बाज़ाब्ता तौर पर बहरी अड्डा बनाने की मंजूरी जो है वो 1887 में रही थी। और फिर जब 1887 की बात आ जाए, थोड़ा सा इसके बाद 5 साल बाद दुनिया में बास्केटबॉल, क्योंकि अमेरिका और इसके आसपास के ममालिक में बास्केटबॉल बहुत ही पसंदीदा खेल माना जाता है। तो 1892 में दुनिया का पहला बास्केटबॉल खेल का जो है वो आज ही के दिन खेला गया था। मैच पहला आज बास्केटबॉल का हुआ था और वो था 20 जनवरी। और 20 जनवरी में सिविल लिबर्टीज़ की अगर बात की जाए तो 1920 में आज ही के दिन अमेरिका में सिविल लिबर्टीज़ के एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया था। और फिर आगे बढ़ते हैं। रशिया, तब इसे सोवियत यूनियन कहा जाता था, साल था 1925 और रशिया और जापान के दरमियान ताउन का मुआहदा हुआ था, साल था 1925। जापान एक बड़ी ताकत के तौर पर उन दिनों दुनिया में देखा जाता था। आज का जापान नहीं, तब का जापान था। लेकिन उसके कुछ साल बाद जापान जो वर्ल्ड वार में आया तो फिर 1942 में बर्मा पर आज ही के दिन जापान ने हमला भी किया था। साल था 1942 का और दिन था 20 जनवरी का। और फिर ज़रा हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामला पर नजर डालते हैं। साल 1971 का मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये मरकज के जेर इंतजाम इलाके जो है तब बने हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 7 स्टेट्स वगैरह जो है 7 सिस्टर्स उस इलाके के आसपास के जो इलाके हैं। और 1971 ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को आज ही के दिन जेर इंतज़ाम जो हैं यूटीज़ के तौर पे, जिसे आमतौर पे कहा जाता है, आज के दिन पे इन्हें क़याम अमल में लाया गया था। और आज ही का दिन 1972 मेघालय रियासत बनी थी हिंदुस्तान में, ये आज ही का दिन था। 20 जनवरी 1972 का दिन था। तो तारीख के कुछ अवराक हैं, उन पे हम नज़र नहीं डाली। और तारीख के लिए अवराक के साथ साथ ज़रा हमने जब बात की, दुनिया आज एक नए तूफ़ान से गुजर रही है। दुनिया में आज यूरोप, अफ्रीका, अरब और फिर एशियाई कुछ ममालिक हैं आमने सामने किया। और आज भी दुनिया कहती है कि अमीर कौन है। जब हम अमीरी को लिस्ट पे नज़र डालती है, अमीर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल यही आता है
कि ये गोरा होगा, गोरा मतलब विदेशी होगा, बरतानवी होगा, अमरीकी होगा। क्योंकि हम उन सबको गोरा कहते हैं तो हमारी नज़र में अंग्रेज़ ही जो हैं वो कहाँ क्यों, सिर्फ वहाँ क्यों, तो हम अंग्रेज़ को नज़र आते हैं। लेकिन आपको बताते चलें, अगर दुनिया में डॉलर की ताकत, डॉलर चूँकि डॉलर आजकल मापने का आला है, पैमाना है करेंसी का, तो आमतौर पर डॉलर कोई नज़र डालती है तो डॉलर चढ़ गया, डॉलर उतर गया। लेकिन डॉलर से भी कोई ताकतवर है और वो ताकत हमारे शेखों के पास है। ये हमारे दीनार या हमारे दरहम वगैरह ये ताकतवर हैं डॉलर से। गौर बताइएगा डॉलर कहाँ पे है और हमारे जो शेखों के जो हैं करेंसीज हैं उनका क्या हाल है, जरा बताइए गौर। बिल्कुल नाजरीन, हम आपको बताते चले कि अमरीकी डॉलर दुनिया में इस्तेमाल होने वाली ये नुमायां तरीन करेंसी है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये दुनिया में सबसे ताकतवर करेंसी भी है या नहीं। अमरीकी एक जरीदे की जानिब से एक हालिया रैंकिंग जारी की गई है करेंसी को लेकर, और करेंसी में जो ताकतवर तरीन करेंसियों के फहरिस्त है उसमें 10वां नंबर दिया है डॉलर को। और उसमें लिखा गया है कि जो 180 करेंसियों को कानूनी हैसियत हासिल है, लेकिन किसी भी करेंसी की मकबूलियत या इसका ज्यादा इस्तेमाल इसके मुस्तहकम होने की अलामत नहीं है। ये इस रिपोर्ट में शाया हुआ है जो हाल ही में रिपोर्ट की गई है अमरीकी एक जरीदे की जानिब से। और उसमें सबसे ज्यादा जो करेंसी का वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा दीनार का है। कुवैती दीनार जो है, कुवैत की जो करेंसी है वो सबसे आगे है। और उसमें जो जारी की गई एक रिपोर्ट रवां माह के दौरान यानी कि 10 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें कुवैती दीनार ताकतवर होने के एतबार से पहले नंबर पर है। और इसकी मालियत जो है वो 3.25 डॉलर के बराबर है, यानी कि डॉलर के पीछे, डॉलर इनसे कहीं पीछे है। उसकी वैल्यू जो कुवैती दीनार की है वो 3.25 डॉलर के बराबर है। दूसरा नंबर जो है वो बहरीनी दीनार का है। बहरीन की जो करेंसी है उसका वैल्यू है 2.65 डॉलर के बराबर है वो। और उसके साथ साथ ये तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो ओमानी रियाल, जिसकी वैल्यू 2.60 यानी कि 60 डॉलर के बराबर तीसरे नंबर पर है। और उसके साथ साथ ही उर्दनी दीनार जो है 1.41 डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है। और उसके साथ ही जबल लॉटर और बरतानवी पाउंड 1.27 डॉलर के साथ ही 5वें और 6ठे नंबर पर है, यानी कि जो पाउंड है उसका वैल्यू वो 6ठे नंबर पर है। और 7वें नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आइलैंड डॉलर का है, जिसकी मालियत 1.20 डॉलर है। स्विट्जरलैंड का फैनिक 1.17 डॉलर मालियत के साथ 8वें नंबर पर है। और यूरो 1.9 डॉलर मालियत के साथ 9वें नंबर पर है। और उसके बाद ही आता है अमेरिकी डॉलर, जिसका 10वां नंबर है। अमेरिकी डॉलर दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और अक्सर बुनियाद जो रिजर्व करेंसी शुमार होती हैं, लेकिन कई वजूहात की बिना पर ताकतवर होने के एतबार से ये कई एक करेंसियों से नीचे है। करेंसी के ताकतवर होने का दारबदार किस चीज पर है वो भी हम आपको बताएंगे। करेंसी के मजबूत या ताकतवर होने का जो दारमदार है वो उसकी कुव्वत खरीद या दीगर करेंसियों के साथ मालियती तकाबुल पर भी होता है। किसी भी करेंसी के ताकतवर होने का अंदाजा फॉरेन एक्सचेंज, मार्केट के रुझानात या महंगाई की शरह, जो मकामी मईशी नमू है या मरकजी बैंक की पॉलिसियां है या मुल्क की मजमूई पैदावार है, उसका तजिया करके लगाया जाता है। अब जो कुवैती दीनार है उसका पहला नंबर क्यों है वो बताएंगे सनम एजाज। देखिए बिल्कुल, अगर सबसे पहले देखा जाए तो आमतौर पे किसी भी मुल्क की, किसी भी कंट्री का जो वैल्यू है करेंसी का, वो जैसा उसका एक्सपोर्ट क्या है और उसके साथ उसकी प्रोडक्शन क्या है। एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन आमतौर पे ये मोटे मोटे लफ्जों में, अदरवाइज वो शर नमू, शर गजा, वो अलग सी चीज़ें, वो इकनॉमिस्ट लोग हैं, वो उनका आम तेरी और मेरी भाषा में, सिंपल भाषा में आपके मुल्क का एक्सपोर्ट कैसा है, कितना है, और आपकी प्रोडक्शन क्या है, आपका लेबर जो है वो किस तरह से है, आपके खेत खलिहान से कितना पैदा होता है, आप कितना उधर से लाते हैं, उधर से अपने रोज़मर्रा के, तो ये प्रोडक्शन कास्ट जो है ये बहुत है। और फिर आज दुनिया तूफानों से गुजर गया, अमेरिका अंकल साम जो बना हुआ है, सब पे चढ़ दौड़ता है, उसका डॉलर 10वें नंबर पे। और हमारे जो शेख साहब हैं, जिस तरह अभी गौर ने बताया कि फोबर जो सर्वे हुआ है, रैंकिंग हुई है, उसमें पहला नंबर जो है वो कुवैती दीनार को है। कुवैत पास वाला मुल्क है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे की मसाफत हवा के जरिए है, हवा की है। उसके साथ में दूसरा बहरीन है। तो ये सारा जो है हमारे शेख साहब हैं
लेकिन वो शेख साहब दुनिया के बाकी मामलात में भी उलझे हुए, इसलिए अपने जो उनकी अभी भी कहीं न कहीं दूसरे यूरोप, अमेरिका वगैरह वहाँ की ग़ुलामी में ही अभी भी जी रहे, इतना कुछ होने के बावजूद। लेकिन कुवैती दीनार का पहला नंबर क्यों है? कुवैती दीनार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये 1960 में मतलब जब ये बना वहाँ से, तब से लेकर आज तक ये मजबूत तरीन करेंसी में शुमार होता है। और कुवैती दीनार के सबसे ज़रा जो हम कहते हैं ना कि मुस्तहकम क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह प्रोडक्शन वहाँ की है। और कुवैत की प्रोडक्शन दुनिया जानती है, तेल के ज़खायर ही। और जब प्रोडक्शन की बात की आ जाती है, साथ साथ में जो एक्सपोर्ट आ जाता है, तो उसमें एक तो प्रोडक्शन आ गई तेल की, तेल का एक्सपोर्ट आ गया, और फिर वहाँ का जो मुआशी इस्तेहकाम है और टैक्स, ये तीन चीज़ें हैं। आपके पास कितना प्रोडक्शन है, जितना आपके पास प्रोडक्शन होगा तो इतना आप टैक्स देंगे, और जब टैक्स देंगे तो आपकी मुल्क की जो हालत है वो शानदार हो जाएगी। और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी जो स्विस फ्रैंक है, ये भी पहले नंबर पर शुमार की जाती थी। पहले स्विट्ज़रलैंड की करेंसी को शुमार किया जाता था, लेकिन ये जो सारा जो इस वक्त जो सिचुएशन है, ये उतार चढ़ाव जो है, कहना वो जो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी जो नीचे चली गई, या अरबी दीनार या बहरीनी दीनार, अमानी रियाल, ये ऊपर आगे। स्विट्ज़रलैंड भी दुनिया में खूबसूरत मुल्क है, वहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज़्म है, टूरिज़्म वहाँ का सबसे बड़ा। अगर अरबों के पास तेल है, कश्मीरियों के पास पानी है, तो स्विट्ज़रलैंड के पास टूरिज़्म है। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन ममालिक की, और जहाँ जो करेंसी है दुनिया में वो इन चीज़ों पे, एक तो प्रोडक्शन पे और फिर एक्सपोर्ट पे। तो प्रोडक्शन जो है स्विट्ज़रलैंड की बहुत अच्छी है, और फिर जब प्रोडक्शन होती है तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो उन यहाँ की। और बहरीन से लेके कुवैत तक ये अलमिया है मुसलमान ममालिक का कि ताकतवर तरीन करेंसी वहाँ की, ताकतवर तरीन ममालिक, और फिर भी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी शेख ग़ुलामी है, वो अलग सी बात है, अमामा बड़ा पहनते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी जो हालत है वो ग़ुलामों से बदतर है, क्योंकि अपना कोई उनका कानून नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेड है। तो इम्पोर्टेड बहुत कम, किसी भी दिन गर्दन दबोची जाएगी, गर्दन से शहर को दबोचा जाएगा। तो ये अलमिया हैं दुनिया के। और इस सारे के बीच में जरा गौर बताएंगे, दिल्ली से लेकर बाकी मुल्क में क्या कुछ हाल रहेगा? बिल्कुल सर, में जिस तरह से दिल्ली से खबर आ रही है, क्योंकि 22 जनवरी सबको ही पता है कि 22 जनवरी के अंदर अयोध्या के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब जो है राम मंदिर को लेकर, इस सिलसिले में चंद रोज़ पहले ही जो मरकज़ी हुकूमत है उनकी जानिब से एक आर्डर जारी हुआ है, जहाँ पर जो मरकज़ी जितने भी इदारे हैं उनमें 2:30 बजे के बाद यानी कि हाफ डे जो छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में अब ये भी खबर आ रही है कि जो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वो भी फ़िलहाल 22 जनवरी को 2:30 बजे तक वो भी फ़िलहाल बंद रहेगी बाज़ाब्ता तौर पर। इस सिलसिले में कल एक आर्डर जारी कर दिया गया हो, हुक्मनामा जारी हुआ है, क्योंकि मरकज़ी सरकार ने पहले ही जो सरकारी दफातर है, सेंट्रल जो ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे, उसके साथ साथ ही जो इदारे हैं वो भी बंद रहेंगे। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन कल शाम एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें जामिया मिलिया दिल्ली के अंदर जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसको भी 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा तकरीब होगी अयोध्या के अंदर राम मंदिर को लेकर, इस सिलसिले में उससे बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि वो भी फिलहाल हाफ दिन के लिए, आधे दिन के लिए वहाँ पर भी बंद रहेगी। चलिए, ये एक तस्वीर, लेकिन हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, और इस तस्वीर में गैस की हम बात करेंगे। और गैस की बात जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा, जब कल तारीखदान लिखेगा तो ये ज़रूर बताएगा कि ये खुशखबरी गौर कुछ और सनम एजाज ने पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को टीवी पर बताई थी, और ये खुशखबरी यही थी कि जम्मू कश्मीर के लिए जो गैस पाइपलाइन है, इसकी बाज़ाब्ता तौर पे अब बिडिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है। 325 किलोमीटर जो ये गैस पाइपलाइन है, ये गुरदासपुर से निकलेगी और जम्मू से होते हुए कश्मीर पहुँचेगी। और ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी जो बोर्ड है, उनके जो बोली देने का अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है। और इसमें 2.0 MMST जो इब्तदाई जो पाइपें हैं उस निज़ाम की जो इनमें गुंजाइश है, वो कुदरती गैस पाइपलाइन बिछाने, तामीर करने, चलाने, फैलाने, ये सब कुछ जो इजाज़त देने के लिए बोलियाँ तलब की हैं। और दस्तावेज़ जो हैं उनसे यही पता चलता है कि 12 जनवरी 2023 को ये जो बिडिंग है मदू की गई थी, और जम्मू कश्मीर में कुदरती गैस की ज़रूरत को पूरा करने के मकसद से PNGRB ने पिछले साल जम्मू श्रीनगर नेचुरल गैस पाइपलाइन की तरक्की के लिए एक अज़ खुद तजवीज़ भी पेश की थी। अवामी मुशावरत के अमल के तकमील के बाद और मुबाहिसों के दौरान इदारों ने, स्टेक होल्डर्स ने सबके साथ बातचीत की, और उसी बातचीत की बुनियाद पर
इस 325 किलोमीटर जो लंबी जम्मू श्रीनगर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इसको तैयार करने की इजाज़त के लिए ऑनलाइन दरखास्तें या ऑनलाइन बिडिंग को मदू करने का फैसला किया था। और इसमें पूरी जो यहाँ की सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है और आम कैरियर है, इस सब चीज़ों के अलावा साथ साथ जो ये जो पाइपलाइन जो है, ये जो गेल इंडिया की जो कनेक्शन है, वहाँ से टर्मिनेशन पॉइंट से निकल के आगे बढ़ेगा और गेल की ये जो मौजूदा पाइपलाइन जो है उसके लिए एक ज़रिए के तौर पे भी काम ये पाइपलाइन करेगी और इसके मुख्तलिफ क़वानीन ज़ाबिते और फिर इस पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी फराम करदा जो गाइडलाइन है उस पर अमल करना पड़ेगा। याद होगा आपको 2022-23 का जो ख़जाने का बजट जो है मुल्क का, वो जब पेश किया गया तो ख़जाने के वज़ीर निर्मला सीतारमन ने इस मंसूबे का ऐलान किया था। तो पिछले साल ही जब बजट पेश हुआ था मार्च में, तो तभी ऐलान हुआ था और उसके फ़ौरन बाद ये जो है इस पे वर्कआउट किया गया, प्रोजेक्ट वगैरह। तो अब बिडिंग है फाइनल स्टेज में। जब बिडिंग आएगी तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे इस पर काम भी शुरू होगा। ये हम ये नहीं कहेंगे कि कल ही होगा, अगले महीने होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, कश्मीर या दूसरी जगहों पे गैस पाइप के ज़रिए घर घर पहुँचेगा, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन इब्तिदा है और इब्तिदा में कुछ परेशानियाँ, कुछ मुश्किलात आती हैं, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा। शुरुआत की है, यानी तारीख़ के हिस्से में एक नाम ज़रूर होगा, कश्मीर की गैस पाइपलाइन की खुशखबरी गौर कुछे और सनम एजाज ने दी थी। तो चलिए, ये एक खुशखबरी की हमने बात बताई, हम दूसरी खबर की आपको बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने कल 56 वकला, जिनमें 11 ख़वातीन भी हैं, उनको सीनियर एडवोकेट्स के तौर पे नामजद किया है और कल दिल्ली में फुल कोर्ट मीटिंग में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो एडवोकेट्स हैं, जिनमें ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स हैं और दूसरे, उनको नामजद करने पर अपनी खुशी का इजहार भी किया और बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की सरबराही में एक कमेटी ने सीनियर वकला के लिए 200 से ज़्यादा जो एप्लीकेंट्स थे उनसे इंटरव्यू लिए थे और उनके बाद ये सारे जो कल सीनियर एडवोकेट्स का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। शोभा गुप्ता एडवोकेट हैं, शोएब आलम हैं, ये कुछ नाम आपने सुने होंगे, सुनील फर्नांडिस हैं, गौरव अग्रवाल हैं, अमृतान तिवारी हैं, सोरमा चतुर्वेदी हैं, अरविंदा मुरली कुमार प्रसाद हैं, कंकन गुप्ता हैं, डॉक्टर जोसेफ अरस्तो हैं और करुणा नंदी जो हैं। ये ऐसे कुछ वकील जिनके नाम मुझे नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे हैं जो सीनियर जो वकील एडवोकेट के तौर पे नामजद किया गया है। ये कल दूसरी खबर है। जब वकील की बात आती है, याद आ जाती है, तो जहन में कानून नज़र आ जाता है और कानून जब जहन में आ जाता है तो साथ में जुर्म भी नज़र आ जाता है। और अगर जुर्म की बात की जाती है तो साइबर जुर्म जो है अब नया जुर्म है। पहले ज़माने में चेन आज भी जो है चीन बाचपटी कर लेते हैं, कहीं पे इस तरह के वाक़ात, कल डोडा कश्तवाड़ के इलाके में चेन छीनने वाले जो केस है, लगभग जम्मू कश्मीर में इस तरह के पहले केस हैं। माफ़ कीजिए, कश्मीर या इस डिवीज़न में उधमपुर सुपर जम्मू में कभी कभी चेन छीनने के वाक़ात होते थे, गड़ी छीनने के वाक़ात होते थे, इस तरह की खबरें आती थी। दिल्ली वगैरह में इस तरह की खबरें आए रोज़ आती थी। कुछ दुनिया के बड़े शहर हैं, वहाँ पर ये मोबाइल छीनना, चेन छीनना, इस तरह के वाक़ात। लेकिन कल डोडा कश्तवाड़ में भी चेन छीनने के वाक़ात में पुलिस ने या पैसा छीनने के वाक़ात में पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। या इस तरह के वाक़ात यहाँ पे नहीं होते। लेकिन अब जो चेन और बाकी जुर्म हैं, उनके बाद अब साइबर क्राइम जो है एक ख़तरनाक बनता जा रहा है। आपको पता ही नहीं होगा कब ये साइबर क्राइम वाले आपके मोबाइल से, आपके बैंक अकाउंट से सब कुछ खाली कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी वो जो कमज़ोरी है, कमज़ोरी हम उसे नहीं कहेंगे, कुछ लोग लालच में आ जाते हैं और कुछ लोग बेखबरी में आ जाते हैं, तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। लालच भी आ जाती है, बेखबरी भी आ जाती है और कुछ आपको ATPs, TPs, VPs मांगे जाते हैं, तो उसके बाद आप गलती से कभी बेखबरी के आलम में ये दे जाते हैं, तो फिर आपका बैंक खाता भी सब साफ़ किया जाता है, आपका बिल्कुल पूरा जो अकाउंट है वो, और उसके साथ साथ आपको परेशानी से दो चार भी कराया जाता है। तो क्राइम ब्रांच जो साइबर क्राइम है, ये शुरुआत हो चुकी है, पहले भी कर चुकी है, लेकिन बड़े पैमाने गौर क्या क्या क्राइम, साइबर क्राइम की जिम्मेदारी बढ़ रही है और किस तरह से? जिस तरह से हम बात करें साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर फ्रॉड के हवाले से, जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ सालों से इनके मामलात में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि जो सूबा जम्मू है उनके हर अजला, यानी कि जम्मू सूबे के जो 10 अजला है, वहाँ पर साइबर सेल कायम किए जाने का फैसला लिया जा रहा है। और इस सिलसिले में पहले ही शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि जो साइबर के साथ जुड़े लोग हैं, अफसरान हैं, उनकी तरबियत दी जा रही है, उन्हें
ट्रेनिंग दी जा रही है और माना जाता है कि जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो अपने अपने अजला के अंदर जब ये साइबर सेल कायम किए जाएंगे तो वो फिर वहाँ से जो कोई भी साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड का कोई भी शिकायत दर्ज होती है तो उस मामले को हल करने के लिए उन्हें मदद मिलेगी। और इसलिए इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि साइबर सेल कायम करने के, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो इजाफा देखने को मिल रहा है, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड जिस तरह से होती है और मुख्तलिफ मामलात हैं साइबर को लेकर, इस सिलसिले में अब इंतजामिया ने यह फैसला किया गया है क्योंकि वक्त पर वो जो मामले हैं वो हल नहीं होते, उनका निपटारा नहीं होता। अब इसी सिलसिले में अब इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि जम्मू के हर अजला में साइबर सेल कायम किए जाएंगे, जिसके बाद ही अब इन पर काबू किया जा सकता है और उन पर वक्त पर ही उन मामलों को हल किया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा देर न करना पड़े, इंतजार न करना पड़े। इस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है कि जम्मू के हर अजला के अंदर अब साइबर सेल कायम किए जाएंगे। कार बता रहे हैं कि साइबर सेल, साइबर क्राइम जो है इस वक्त बहुत बढ़ रहा है और इसमें कुछ लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आमतौर पे आपको फ़ोन कॉल आएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको लॉटरी लग रही है, साथ साथ में कभी कभी बताया जा रहा था कि आपका ऐसा हो रहा है, आपका वैसा हो रहा है। बहुत सी टेक्निक्स उनकी हैं, यानी बहुत सी शोबदाबाजी, और उसमें कभी कभी आप फंस जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी फंसने की आपकी वजह यही होती है कि आप लालच में आ जाते हैं। तो लालच बुरी बला है, ख्याल रखिएगा। लालच में जब आप आ गए तो ये लालच आपको भी बड़ा लाल कर सकती है। पिछले दिनों आपने श्रीनगर में देखा होगा, वो सोशल मीडिया पे जो हमने उसमें बड़ा हंगामा हुआ था, उसके बाद चुप्पी हो गई, शायद कुछ ज़्यादा उस पर आउटकम नहीं आया। देखते हैं, उस पर भी हम देखेंगे, एक बार फिर पूछेंगे। लेकिन पूछने की बात अगर की जाए तो हमारा कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए। सबसे पहले एक बड़ा फैसला जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उसके हक में कल 7 कनाल 7.25 कनाल के आसपास जो ज़मीन है वो जम्मू में मुंतकिल करने के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से अहकामात भी जारी हुए। और इस जो है कल जम्मू में जो मीटिंग थी, इसमें जो सेंटर फॉर जो डिजीज़ है NCCD, इसका जम्मू कश्मीर में लेबॉर्ट्री वगैरह जो कायम करने के लिए उसको ज़मीन अलॉटमेंट की गई है। और इसके हवाले से जो सेंटर फॉर डिजीज़ वगैरह है ये कम्युनिटी मेडिकल कॉलेजों और दूसरे इदारों को जो रेफरल जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो फ्राहम करता है। तो इसके क़याम से यहाँ के लोगों को, तिबी इदारों को, यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा और सरकार का एक बड़ा कदम भी माना जाता है। ये कल जो है ये सिचुएशन हुई कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की। कल टैक्स के हवाले से भी टैक्स अप्रूवल भी मिला है, वो भी है, और उस पर भी कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में फैसला हुआ। और उसके साथ साथ कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कुछ और फैसले भी हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल गौहर और भी गम हैं और भी मुसीबतें हैं, और एक मुसीबत यही है जो हमारा मौसम है। इस मौसम में क्या कुछ सूरत हाल है इधर का मौसम, उस पर हम ज़रा खुल के बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में भी कल से लेकर आज तक मौसम जो है बहुत, ये जो है तस्वीर है, विजिबिलिटी सबसे कम है दिल्ली में। और बिल्कुल न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि जो मुख्तलिफ शुमाली हिंदुस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं, रियासतें हैं, शहर हैं जहां पर इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। दिल्ली जम्मू के हवाई अड्डे पर भी हमने कल देखा है कि वहां पर भी कम विजिबिलिटी की वजह से कुछ परवाजें मनसूख करनी पड़ी हैं, कुछ परवाजें जो है वो ताखीर का शिकार हुई हैं। उसी के साथ साथ जहां पर जो परवाजें ताखीर का शिकार हुई या कैंसिल करनी पड़ी, उसके साथ साथ ही हमने देखा है कि जो ट्रेन है उनकी जो वक्त है वो भी तब्दील करना पड़ी, या कुछ ट्रेन जिनकी टाइमिंग एक थी लेकिन वो 6-6, 8-8 घंटे वो ताखीर हुई है। और न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि दिल्ली के अंदर भी इसी तरह का हाल देखा जा रहा है। दिल्ली में कल जो है ट्रांसपोर्ट, ये जो स्कूल तो अभी बंद ही है वहां पे, और क्या विजिबिलिटी जो है 50 से कम है। ये हाईवेज पे है। अंदर दिल्ली में गलियों कोचों का वहां का हाल तो आपको मालूम है क्या हाल है इस वक्त। लेकिन ताबिश कमाल अंदर का हाल हमें बताएंगे। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के सुबह सुबह। जरा बताइएगा, दिल्ली दिल वालों की होती थी, अब बताया जाता है कि दिल्ली जो है अब कोहरे और धुंध की हो चुकी है। क्या वाकई में इतना और कोहरा धुंध है? क्या विजिबिलिटी 50 से कम हो चुकी है? छुट्टियां भी कर दी गई है, बाहर लोग निकलते नहीं है सड़कों पे, अब वो ट्रैफिक मैस, अब वो जैम वगैरह सब नजर नहीं आ रहे? अब बिल्कुल देखिए सनम, कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो लगभग 300 मीटर के करीब है। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है और लगभग अब तक जब से ये कोहरे की मार दिल्ली की जनता झेल रही है तो इसका ट्रैफिक पर भी असर है। 300 के करीब उड़ानें अब तक रद्द की जा चुकी हैं।
220 उड़ानें जो है वो लेट भी हुई है। हालांकि अगर रेलवे की जो एडवाइजरी डेली हम लोगों के पास आती है, रेलवे अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करता है जिसमें लिखा होता है कि कितनी ट्रेन कैंसिल हुई है, कितनी लेट चल रही है और कितनी के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो रेलवे भी लगातार रूट अगर डेली देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 ट्रेनों की ऐसी सिचुएशन दिखाता है जो कैंसिल भी हो रही है, लेट चल रही है। जहां उड़ानें रद्द हो रही हैं, रेलवे पे इफेक्ट पड़ रहा है, वहीं दिल्ली में तो आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया है। रविवार और शनिवार यानी सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और कल हमने दिन भर देखा कि बिल्कुल धूप दिल्ली के अंदर नहीं निकली और 2 दिन से यही हाल है। और सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली वालों के लिए ये समस्या आ जाती है कि जहां एक तरफ सर्दी की मार दिल्ली झेलती है, वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन की मार भी दिल्ली को झेलना पड़ता है। देखिए, अमूमन जनवरी और ये फरवरी का जो महीना होता है, इसमें पॉल्यूशन जो है बहुत तेजी के साथ ऊपर चला जाता है, क्योंकि धूप नहीं निकलती है, तो जो धुंध है वो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी उसकी डाउन हो जाती है। और अभी भी अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली के कई इलाकों की जो एयर क्वालिटी है वो 356, आप आइडिया लगा सकते हैं कि 356 कितना खतरनाक AQI लेवल होता है, वो दिल्ली में अभी भी बना हुआ है। और अभी फिलहाल की अगर बात कर लूं तो मैं अगर देख पा रहा हूं तो दिल्ली के अंदर अभी भी धुंध छाई हुई है, दिल्ली के अंदर धूप नहीं निकली है और आने वाले कुछ दिनों में यही हालात बने रहने की मौसम विभाग ने जो अनुमान दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली की जहां आप बात करें तो दिल्ली के स्कूलों में देखिए, फिलहाल तो सैटरडे संडे है तो अमूमन कई स्कूल दिल्ली में सैटरडे संडे को बंद रहते हैं, लेकिन सैटरडे का जो ऑफ है वो दिल्ली में खत्म किया गया है। उसकी वजह ये रही कि पिछले दिनों पॉल्यूशन की वजह से और मौसम की वजह से कई स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से बच्चों की जो पढ़ाई थी वो पीछे चली गई थी, इसलिए अब सैटरडे का ऑफ कैंसिल किया गया है। और कई जो स्कूल हैं वो भी फिलहाल छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं बच्चों को भी स्कूल जाने में समस्या है, आम जो लोग हैं, आम शहरी के आम नागरिक है, उसको भी दिक्कत है मौसम से। और वहीं जो दिल्ली से फ्लाइट है या ट्रेन है उनमें भी कहीं ना कहीं भी समस्या बनी हुई है। सनम, आपने मुझे बताया 356 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली के कुछ एरियाज में है, वो दिल्ली में ये सब कुछ है, लेकिन अभी पराली तो जलाई नहीं पंजाब में, हरियाणा में। जब पराली जलाई जाएगी तब क्या होगा? तब के लिए क्या कोई तैयारी है सरकार की, लोगों की? देखिए, दिल्ली के अंदर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो उन्होंने जो दावे किए थे कि हम बड़े बड़े एयर क्वालिटी प्यूरिफायर बड़े बड़े लगाएंगे, वो लगाए भी गए, लेकिन वो जो जितना उनको काम करना चाहिए था वो उतना काम नहीं कर रहे हैं। कई एयर प्यूरिफायर जो क्वालिटी के लिए लगाए गए थे वो अभी कई बंद हुए हैं, खराब हो चुके हैं। ऐसे में इसका जो सीधा फायदा है वो बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां लेती हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे पॉल्यूशन को लेकर उस पर खरा नहीं उतरे। हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के तहत 500 के करीब इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली में चलाई गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बसों को खत्म किया जा रहा है और दिल्ली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर डिपेंड की जा रही है। यानी अगर अब आप दिल्ली आएंगे तो आपको स्काई ब्लू कलर की एक नई बस दिखाई देगी जो इलेक्ट्रॉनिक बस होगी, यानी कि वो पूरी तरह से बैटरी से चलने वाली बस है, इलेक्ट्रिक पर डिपेंड है। उसकी वजह यही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा हो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बसों को दिल्ली के अंदर चलाया जाए। वहीं पॉल्यूशन कम करने के लिए आम शहरी नागरिकों को भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने के लिए सब्सिडाइज किया जा रहा है। इनको सब्सिडी दी जा रही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लीजिए और डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल है उनको छोड़ दीजिए। तो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी कोशिशें नहीं दिखाई दे रही है जिससे कहा जा सके कि पॉल्यूशन कंट्रोल हो चुका है। ऐसे में डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना होता है कि अगर इस पॉल्यूशन में बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर निकाला जाएगा तो उन पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको तो बिल्कुल बाहर न जाने दिया जाए, उन पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के भी दिल्ली में ये एक एडवाइजरी हड़ताल रहती है। और जहां पंजाब की बात कर रहे थे कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब हमने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुना जिसमें कहा गया हो कि पंजाब की तरफ से पराली का नुकसान हो रहा है, जबकि जब हमने देखा, जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हमेशा आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता था कि पंजाब की वजह से दिल्ली का बुरा हाल है। लेकिन अब कोई स्टेटमेंट नहीं है और सरकार कहीं ना कहीं, चूंकि अपनी खुद की सरकार है दोनों राज्यों में, तो अपनी सरकारों को बचाती हुई नजर आती है। सनम, बहुत शुक्रिया। ताबिश ने हमें बताया, तफसील से बताया। और ई बसेस की बात की, दिल्ली में ई बस इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलने की बात की, तो ताबिश को बताते चले, दिल्ली वालों तैयारी कर लो, हम आपसे पहले ले चुके हैं। हमारे यहाँ कश्मीर में पहले से ई बसें चल रही है, दिल्ली में अब चलेगी और कुछ चल रही है, ऐसा नहीं ये बात नहीं चल रही है, वहाँ पर भी कुछ चल रही है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर हमारे जम्मू और कश्मीर में यही बसें चल रही है। हमारे लिए अच्छी खबर है ये, और ये अपने नाजरीन को भी बताते चलूँ कि बड़ा इससे फ़ायदा मिल रहा है। जो ई बसेस का तजुर्बा जम्मू कश्मीर और कश्मीर वैली में खासतौर पर किया गया है, और जिस तरह से स्मार्ट सिटी
सिटी के आसपास की बसेस घूम रही है, उसमें बड़ा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। एक तो वक्त बच रहा है, दूसरा वक्त पे गाड़ी मिल रही है, और तीसरा वो जो दक्कम पेल होती है ना, वो नहीं होती है। तजुर्बा हम भी थोड़ा सा कर चुके हैं, हमें आइडिया है, एक सफ़र हम भी कर चुके हैं, मज़ा भी आया, लेकिन ओवरऑल अच्छा है, मज़ा है। और ये कश्मीर में एक अचीवमेंट है इस सरकार की, जो जहाँ पे अच्छा सरकार करे वहाँ बोल देना चाहिए। बहुत से लोग हमें कहेंगे ये सरकार की तारीफ करते रहे, लेकिन भाई सही बात है, सीधी बात है, मज़ा आता है उस गाड़ी में। और इस गाड़ी को हम कह सकते हैं ना, दिल्ली में अभी आपने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल से सुना कि ई बसेज वहाँ पे चलाई जाएंगी या चलाई जा रही हैं, शुरुआत की गई है पराली वगैरह के डर से। हमारे यहाँ पिछले 2-3 महीने से चल रही हैं, मुझे लगता है लगभग 1 साल हो गया शायद, और मैं एक राइड भी कर चुका हूँ उसमें, अच्छा लगता है ना। और बहुत से लोग ने जब बात की, सब कहते हैं सस्ता है, टिकाव है, बिकाव है, सब चीज़ें हैं, और जो आमतौर पे वो दक्कम पेल होती है आमतौर पे बसों में, वो नहीं होती है। लेकिन जम्मू की क्या सूरत हाल है? ये तो कश्मीर है, दिल्ली भी आपने सुनी, जम्मू के गौर जम्मू की सूरत हाल में देखा जाए तो जम्मू में भी तो उल्टा है। एक तो वहाँ पे कश्मीर बना हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ कश्मीर इज इन जम्मू, एक तो वो बना है, दूसरा ये पराली, ये सब कुछ जम्मू पे भी इसका इम्पैक्ट होता है, पोल्यूशन होता है। जिस तरह से जम्मू से अभी खबर आ रही है कि वहां पर करीब 11 जो ट्रेनें हैं जिनका दिल्ली जाना था, वो फिलहाल जो है लेट हो रही हैं, क्योंकि फॉग की वजह से, धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से फिलहाल वहां पर ट्रेनें जो है उनकी वो ताखीर का शिकार हो रही हैं, क्योंकि वहाँ सुबह सुबह हमने देखा है कि किस तरह से धुंध और कोहरे की वजह से न सिर्फ आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, बल्कि ट्रेन और जो हवाई सफ़र है उसकी वजह से भी लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। तफसीलात के लिए जम्मू से हमारे साथ है शिल्पा शर्मा। शिल्पा, ज़रा अपडेट कीजिएगा, मौसम का हाल क्या कुछ है जम्मू के अंदर, और जिस तरह से अभी खबर आ रही है कि 11 ट्रेनें फिलहाल उनमें ताखीर का वो शिकार हो चुके हैं, और उसके साथ साथ ही जो जम्मू एयरपोर्ट है वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है एयरपोर्ट के अंदर? तापमान की अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है, काफी ज्यादा ठंड इस समय देखने को मिल रही है, और घना कोहरा जो है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले जो है वो धूप देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं जम्मू के लेकिन अब वही कोहरा और शाम के समय देखने को मिल रहा। हालांकि कल की मैं बात करूं, दिन में हल्की धूप भी नजर आई, लेकिन उसी के बाद घना कोहरे का आतंक जो है वो रात के समय और बजे के बाद जो है वो घना कोहरा, कई ट्रेनें जो है वो रद्द की गई थी। कल के समय की बात करें तो लगभग 14 ट्रेन ऐसी हैं जो कि लेट अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंची, अपने स्टेशन पे पहुंची, जिसमें से एक ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया, और जिसमें 9 फ्लाइट ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल कर दिया गया, और कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जिन्हें जो है यानी कि डिले वो पहुंची है अपने स्टेशन पे, जो है वो अपनी वहां पर जो है वो लेट पहुंची। और आज की बात करें तो आज भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कई फ्लाइट्स ऐसे हैं जो कि डिले हो रही है, लेट पहुंच रही है। और जम्मू में एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आम जनता को भी परेशानी हो रही है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लेकर भी उन्हें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय घना कोहरा पूरी तरीके से छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, और विजिबिलिटी कम होने के कारण फ्लाइट डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो इस समय आम जनता काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रही है। लेकिन ये एक चीज है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वाहन, जो टूर एंड ट्रेवल्स के वाहन है, वो भी सड़कों पर पड़े हुए हैं, क्योंकि पर्यटकों की अगर बात करें तो जहां पर जम्मू में पर्यटक आते थे, कश्मीर घाटी के लिए वो रवाना होते थे, जम्मू में वो घूमते थे, पटनी टॉप जाते थे, नट्ठा टॉप जाते थे, लेकिन वहां पर बर्फबारी नहीं है, और बर्फबारी ना होने के कारण जम्मू में पर्यटक जो है वो नहीं पहुंचा। हालांकि जो पर्यटक वैष्णो माता जा रहा है वो केवल वैष्णो माता के दरबार जा रहा है दर्शन करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो नत्था टॉप नहीं जा रहा, पटनी टॉप नहीं जा रहा है, जम्मू में नहीं रुक रहा है। तो जो टूर एंड ट्रेवल्स के वाहन है, जो यहाँ के कारोबारी है, उनके काम भी ठप होते हुए नजर आ रहा है। और जो पटनी टॉप के होटल्स हैं जहां पर एडवांस बुकिंग होती थी, क्योंकि नत्था टॉप में काफी ज्यादा बर्फबारी होती थी, इस समय में स्नोफॉल होता था, तो पटनी टॉप में जितने भी होटल्स हैं वो उसकी बुकिंग एडवांस करवा दी जाती थी, लेकिन अब वो बुकिंग भी रद्द हो रही है, होटल्स भी बुक नहीं हो रहे हैं, कई होटल जो है वो खाली पड़े हुए हैं। और टूर एंड ट्रेवल्स के अध्यक्ष का ये कहना है कि जो लोकल्स यहाँ से कश्मीर घाटी के लिए जा रहे हैं, केवल वही लोकल्स जा रहे हैं, कोई पर्यटक जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी नहीं है। और अलग अलग शिल्पा, आपने जो बताया, जो जम्मू का हाल विस्तार से आपने बताया शिल्पा, लेकिन ऐसा ही हाल कश्मीर का भी है, जैसा तेरा हाल वैसा इधर का हाल भी है, तो दोनों बराबर है। लेकिन जरा बताइए हमारे दर्शकों, कितने दिनों से सूरज जो है, सूरज देवता को नहीं देखा है जम्मू वासियों ने?
देखिए 2 दिन पहले धूप निकली थी और अच्छी धूप थी, यानी कि जम्मू की आम जनता को बेहद राहत भी मिली थी 2 दिन। लेकिन उसी के बाद कल से मौसम में तब्दीली हुई है, बदलाव हुआ है, घना कोहरा कल से ही देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अगर हम बच्चों की बात करें तो छुट्टियां भी उनकी जो है वो 19 तारीख तक जो है वो पोस्ट की गई थी आगे, लेकिन उसके बाद जो है वो आज से बच्चों को भी जो है वो स्कूल जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय घना कोहरा छाया हुआ है, मौसम में जो सूरत हाल है उसमें काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। जो धूप निकली थी अब वो धूप भी जो है वो नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, हमारी सहयोगी, हमारे साथी जम्मू से शिल्पा शर्मा। शिल्पा परेशान और सब परेशानी है, कश्मीर में भी परेशानी, जम्मू में परेशानी, मौसम का सब कुछ मिजाज बदला हुआ है। शिल्पा बता रही थी जम्मू में भी टूरिस्ट जो है, जो नथा टाप, जो पत्नी टाप, इन टापों की तरफ जाता था, लेकिन कश्मीर में भी टूरिस्ट आता था, लेकिन अब जो है बर्फ नहीं पड़ी है। पत्नी टाप में बर्फ नहीं है, नथा टाप में बर्फ नहीं है, तो वहाँ पे बर्फ ना होने की वजह से जो लोग, जो टूरिस्ट आके बर्फ को एंजॉय करना चाहते थे वो नहीं आ रही। लेकिन खुशखबरी बताता चलूँ, 25 जनवरी को बर्फ हो सकती है, ये महकमा मौसमियात बता रहा है। और 25 जनवरी से अगले 1-2 दिन के लिए बर्फबारी होगी, ऊपरी इलाकों में होगी, निचले इलाकों में ठीक है कुछ हल्की फुल्की होगी, लेकिन एक स्लाइट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यूजुअली ये डिस्टर्बेंस जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हमें माजी में बड़ा काम आती थी, लेकिन अब की बार ये वो काम नहीं कर रही है। तो ये वजह है कि महकमा मौसमियात बता रहा है कि 25 से 2 दिनों के लिए हल्की फुल्की बारिश भी होगी, बर्फबारी होगी, तो कुछ बदलाव जो है वो हो सकता है। ख़ासतौर पे इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और ऊपरी इलाकों में तो अच्छी खासी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन जो है इससे हमारे यहाँ बहुत सी परेशानियाँ होती है और इन परेशानियों में हो चुकी हैं, होती नहीं है बल्कि हो चुकी हैं, और इन परेशानियों से निकलने के लिए हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दुआ भी करनी पड़ेगी और दवा भी करनी पड़ेगी। दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजें इस्तिस्का पढ़ी जा रही हैं, हर जगह से इस तरह की खबर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दवा भी करनी है। तो दवा में हमें अपने माहौल को बचाना है, पॉलीथीन को हमें बंद करना है और फिर पेड़ लगाने, दरख्त लगाने, जिसको जहाँ मौका मिले, छोटा बड़ा जो भी पेड़ मिल सकता है लगा दीजिएगा। लेकिन हम ब्रेक लेते हैं, पेड़ से पहले एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार की एक नई पॉलिसी आई है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो हम क्या पॉलिसी है। ब्रेक के बाद गौर अपने नाज़रीन को बताएंगे। बहुत शुक्रिया, तिजारती वक्फा।